हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का 9वां क्लास करने जा रहे हैं और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। हमने पिछले क्लास में स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। प्रॉपरली हम लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया 8 क्लास में, वह पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब एक नया टॉपिक, नया चैप्टर कहिए, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता को स्टार्ट कर रहे हैं और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने साइड में ये आज का आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला क्लास है। आपको प्लेलिस्ट पूरा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा जो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को टॉपर बनना है सर, तो टॉपर के जैसा एक अलग स्ट्रैटेजी भी रखना पड़ेगा, है ना, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी ना आप दुनिया से हट करके टॉपर कहलाओगे। तो इसी बात पे मैं आप सभी के लिए एक शायरी लेकर के आया हूं। कहता है, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। तो यहां पे हम लोग पहला टॉपिक उठा रहे हैं विद्युत विभव। तो आखिरकार विद्युत विभव होता क्या है? आपके एग्जाम में सवाल आता है विद्युत विभव किसे कहते हैं या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को लिखें। आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है, बिहार बोर्ड में खास करके। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, कहता है, इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये कोई एक आवेश है, कोई एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव आवेश है। ये कहाँ है सर? बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। ये एक फिक्स पॉइंट P है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट P है। अब ये अनंत से कहाँ है सर? अनंत है, बहुत दूर है। अगर आप इसका बेहतर डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी खुश रहेगा। ठीक है, ये क्या है? अनंत दूरी पे है। यानी सर इस पॉइंट आवेश को या इस बिंदु धनावेश को हम लोग किसी एक निश्चित पॉइंट पे ला रहे हैं और लाने में जो कार्य हो रहा है उसी को तो विद्युत विभव कहते हैं। देखिए ये अनंत पॉइंट पे है, उसको खींच करके ला रहे हैं, खींच करके लाने में सर कार्य होगा, उसी को तो कहते हैं, जो ऊर्जा व्यय होगा उसी को तो कार्य कहते हैं, है ना, जो ऊर्जा लगेगा उसी के ना कार्य कहते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? विद्युत विभव होता है। वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से, देखिएगा, अनंत बिंदु से किसी एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए लिखिएगा, आप सभी लोग लिखेंगे हम लोग। एकांक धन आवेश को एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से, है ना, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, है ना, किसी निश्चित बिंदु तक ठीक है, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए, ठीक है, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बात यहां तक क्लियर है? आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगा। अब यहां पे लिखेंगे कि विद्युत विभव यानी कि, अर्थात, कुछ अलग डिजाइन में हम लोग लिखेंगे सर। यहां लिखेंगे अर्थात, अर्थात विद्युत विभव बराबर, है ना, विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा सर? कार्य, और क्या कर रहे हैं? कार्य किसके लिए हो रहा है? आवेश के लिए हो रहा है। तो कार्य बटा में आवेश। और ध्यान रहे दोस्तों, और ध्यान रहे, इसको हम लोग
V से डिनोट करते हैं, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल V बराबर बराबर W/Q, है ना। बात यहाँ पर से एक जनरल फार्मूला की फतेह की बात हुई है कि V बराबर W/Q, यह एक व्यंजक आया हमारे सामने, ठीक है। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी व्यंजक के सहारे हम लोगों ने एक और व्यंजक निकाल सकते हैं कि कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो कार्य बराबर अगर विभव रहेगा तो W बराबर हम लोग कह सकते हैं V × Q, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये फतेह की बात हुई, ये दो व्यंजक हमारे सामने आया, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश और कार्य बराबर विद्युत विभव गुने आवेश, लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप में हम लोग आते हैं। तो अब बात करेंगे सर कुछ नोट के बारे में। इतना तो सीखें, नोट क्या है सर। तो नोट आप लोगों को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नोट को ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल तो नोट से ही रहेंगे, ठीक है। पहला नंबर नोट है कि विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। लिखना पड़ेगा सर, विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। विद्युत विभव का एसआई मात्रक या मात्रक भी कह सकते हो, विद्युत विभव का एसआई मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, या मात्रक भी कहिए। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए आपको पता है विद्युत विभव का मात्रक कार्य का मात्रक बटा में आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आप लोग को पता होगा। तो कार्य का मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा सर, कार्य का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है जूल और कूलम, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, 1 वोल्ट। याद हो गया। यानी सर अगर बात किया जाए तो जूल पर कूलम भी विद्युत विभव का मात्रक है और वोल्ट भी हमारा विद्युत विभव का मात्रक है। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में कहे 1 वोल्ट बराबर कितना, ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, तो याद रखना जूल पर कूलम अगर रहेगा वही आपका सटीक आंसर होगा। बात यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा सदिश सदिश से भी रिलेटेड सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक के सदिश और अदिश को भी खंगाल देंगे। जैसे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव कैसी राशि है, तो लिखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। बात यहां तक सबको समझ में आ गई, अदिश राशि है। अब थोड़ा सा बात करेंगे सर वीमा के बारे में, आपके एग्जाम में वीमा भी आ जाता है। तो याद है वीमा भी निकालना आप लोग को सिखाई दिए, एक बार सिखा देते हैं फिर बार बार हम लोग सिखाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सीख लीजिए, एक बार निकालना सीख लीजिएगा, सब बात सब चीज के लिए दुख दूर हो जाएगा। देखिए विद्युत विभव क्या कहता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश। अगर हम लोग वीमा का डिस्कस करेंगे तो वीमा सर किसका वीमा बात कर रहे हैं, विद्युत विभव का वीमा। तो कार्य का वीमा बटा में आवेश का वीमा। कार्य का वीमा याद होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर कार्य का वीमा नहीं याद है तो बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, है ना। देखिए बल गुने विस्थापन बटा में आवेश का तो पता ही है, आवेश को क्यू कह दो, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। सर अब बल का भी याद है, बल का भी नहीं याद है, बल को भी तोड़ दो। अगर बल का भी नहीं याद है तो बल को भी तोड़ दो, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब त्वरण के भी नहीं याद है, इसको भी पूरा पूरा तोड़ दो, है ना, क्या हो जाएगा सर, त्वरण का तो याद होना चाहिए, इसको वेग में काहे के लिए तोड़ेंगे और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो बात क्लियर हो गई, सर त्वरण का क्या होता है, एल टी के पावर -2 है, इसका m होता है। बल का मिल गया, इसमें फिर एक एल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। बात समझ में आई। तो आप लोग को अगर मैं डायरेक्ट बीमा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो आवेश का बीमा AT या IT लिख सकते हैं, तो आप जो मन करे A या फिर I लिख सकते हैं। विद्युत धारा को I से भी कभी कभी A से भी डिनोट करते हैं, तो जो आपका ऑप्शन में रहेगा उसको
और इसका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2। सर कॉम्बाइंड करना होगा, इस सब को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, प्लस है ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट में लगा दीजिए एम, है ना, एल स्क्वायर रहेगा क्योंकि एल तो है नहीं, टी है, ऊपर जाएगा एक और तो -3 दे देगा और ये जाएगा ए, है ना, ए के पावर -1। बहुत सारे बच्चे इसको आंसर मारते हैं, या फिर कभी कभी आपके ऑप्शन में ट्विस्ट देने के लिए क्या करता है, यहाँ पे केवल और केवल एम्पियर के जगह पे, है ना, इलेक्ट्रिक डाल देता है ना, यानी आई से डिनोट कर देता है। बस यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये होगा विद्युत विभव का बीमा, याद रहेगा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। यहाँ तक सबको बात क्लियर। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, विद्युत विभव के पास जा रहे हैं। विद्युत विभव का मतलब विभवांतर। अब विद्युत विभव हो गया, है ना, विभवांतर तो लिख ही दिए सर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है जरा इसके बारे में डिस्कस करिए। तो विभव के अंतर को, है ना, हम लोग विभवांतर कहते हैं। देखिए साफ साफ लग रहा है विभवांतर यानी विभव के अंतर को, यानी सर किसी दो पॉइंट के बीच अगर दो गो विभव है ना, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, जैसे अगर मैं कहूँ एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वी ए मान लिया जाए, इसको वी बी मान लिया जाए, यानी कि वो ये ए पॉइंट का विभव दिया हुआ है, ये बी पॉइंट का विभव दिया हुआ है, तो उस तरीके के कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ से सिंपल सा एक डेफिनेशन हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से, तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला वही होगा जो कि विभव के अंतर है। अगर पैसा में से पैसा आपको कहा है, आपके पास 10,000 रुपया है, उसमें से कोई 5,000 रुपया निकालेगा, तो आपके पास रुपया में से अगर रुपया निकालेगा तो रुपया ना बचेगा, पैसा या झिटका तो नहीं बन जाएगा सर। वही बात है, अगर विभव में से विभव घटाएंगे तो विभव ही मिलेगा। तो इसीलिए बस इसका एक सूत्र वही हो जाएगा, सेम सूत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए बी लिखेंगे, क्योंकि ये विभवांतर है दोनों पॉइंट के बीच का। दो पॉइंट के बीच का मतलब कि ये विभवांतर हो गया। अगर किसी एक पॉइंट के बीच का कहता तो विभव हम लोग कहते हैं। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी, यानी कि कार्य जो होगा वो दोनों बिंदुओं के बीच का होगा, और आवेश तो सर कोई एक ही पॉइंट पे होगा, आवेश तो कहीं एक ही होगा। और यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसके आगे में डिस्कस करते हैं, इसके आगे में डिस्कस करते हैं। तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर से, अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे मैं कहूँ कार्य, यानी डब्ल्यू ऑफ ए बी बराबर कहेंगे तब क्या आप लोग कहिएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विभवांतर को वी बी माइनस वी ए, ये विभवांतर हो गया, और गुने आवेश, ये लिख सकते हैं ना, ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो यूनिट विभव का होगा वही यूनिट विभवांतर का भी होगा, इतना याद रखिए, ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। अब जो मेन टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको हेडिंग डालिएगा, कहता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, है ना। हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात किया था, निकाला था, निकालने के लिए सीखा था। अब हम लोग क्या सीखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हेडिंग देते हैं, बिंदुवत आवेश के कारण बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक।
ये तो बात क्लियर हुआ सर, ठीक ठाक है। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो प्रूफ करने के लिए भी आएगा, ठीक है, या फिर उसके डायरेक्ट व्यंजक से सवाल आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले आपको एक डायग्राम समझना होगा। हर एक में आपका डायग्राम है, अगर डायग्राम याद कर लेते हैं तो आपको पूरा ये प्रोसेस याद या रटने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ होगा। या जिन बच्चों में थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ का। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि भाई ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, कहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, कहाँ पे डिफरेंशिएट, सारी बातें क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। बस केवल आप एक बार बात करो, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ा तो मेरे को भी प्रॉब्लम होता होगा ना सर, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं भी 2-3 बार प्रैक्टिस किया तो मेरे को सारी बातें क्लियर हो गई। जब तक आप अपनी गलती को खुद नहीं पहचानोगे तो कैसे पकड़ पाओगे? दूसरा आपको गलती को नहीं पहचान सकता है, दूसरा कोई आपकी गलती को नहीं पकड़ेगा, आपको अपनी गलती को खुद पकड़ना होगा और खुद सुधारना भी होगा, तब जाकर के सक्सेस करते हैं सर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी, जैसे मान लिया जाए सर विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव सर अनंत पॉइंट से आ रहा है आवेश, तो अनंत पॉइंट से आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए ये कोई आवेश है हमारा, ठीक है, कोई आवेश है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये अनंत से हम लोग ला रहे हैं क्यू नॉट को, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, है ना, किसी भी पॉइंट पर हमको निकालना है विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। तो मान लिया जाए सर विद्युत विभव आएगा कैसे, तो अनंत पॉइंट से किसी चार्ज को लाएंगे, अनंत पॉइंट से किसी चार्ज को लाएंगे। तो ये मान लिया जाए कि कोई प्लस क्यू आवेश है जो कि आर दूरी पर एक ए पॉइंट रखा हुआ है, एक ए पॉइंट है, और यहां से लेकर के एक पी पॉइंट, है ना, एक पी पॉइंट जिसको हम लोग पी कहते आ रहे थे, वह एक से डिस्टेंस पे है ना, आज हम लोग बी पॉइंट का है ना, वहां पे हम लोग बी पॉइंट का है, जहां पे हम अनंत पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, सूक्ष्म हो जाएगी, तो हम लोग dx कह सकते हैं। बोलिए, यहां तक अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। विद्युत विभव कहता है अनंत से किसी आवेश को लाना, अनंत से हम किसी क्यू नोट आवेश को ला रहे हैं और बी पॉइंट पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो वह कार्य क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। बात क्लियर है सर, विभव तो अब आ गया सर। अब मान लिया जाए कि इस चार्ज के कारण, है ना, हमको किसी पॉइंट पे, तो वह पॉइंट हमारा बी है, उस पे हमको विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, क्योंकि अनंत पॉइंट से इसी पॉइंट पे लाया जा रहा है ना, इस पॉइंट से लाया जा रहा है आवेश को। तो सर इस पॉइंट पे आने में भी लगेगा, यहां से, अब यहां से आने तक में कितना अति होगा, तो उसको dx दूरी तय करना पड़ता है ना। इस आवेश को कितना दूरी तय करना, सूक्ष्म जगह है, थोड़ा सा जगह है, तो थोड़ा सा जगह को हम dx कह देते हैं, और इस आवेश से b पॉइंट की दूरी x है सर, ये क्लियर है। तो इतना आपको लेट करना होगा, इतना आपको लिखना होगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। माना कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई पॉइंट ए है, आर दूरी पर ए बिंदु स्थित है, तथा अनंत, है ना, अनंत दूरी से बी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश को लाया जाता है। सिंपल सी बात है, क्यू नॉट आवेश को लाया जाता है, लाया जाता है। बाकी लिखेंगे कि जो कि ए से सूक्ष्मतम दूरी पे है, ठीक है, लिख देंगे यहां पर, तथा वह बिंदु ए से सूक्ष्म दूरी पर है, सूक्ष्म दूरी ब्रैकेट में लिख देंगे dx पर है। बस इतना लिख दीजिए, काम चल जाएगा, इसके आगे लिखने की भी जरूरत नहीं। तो सर विभव तो इसी पॉइंट के बीच में आएगा, है ना, विभव तो किसी एक पॉइंट से हमको अनंत बिंदु से लाएं, इस पॉइंट पे रख दिए, है ना,
इस पॉइंट पे रख दिया। अब यहां से हमको इस बीच में आएगा, ध्यान दीजिए, तो हमको विभव क्या होगा, इस बीच में, इसी बीच में, इस बीच में यहां तक लाने में किया गया कार्य। फिर यहां से तो कूलाम का नियम आ जाएगा, फिर यहां से तो कूलाम का नियम आ जाएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी आर और प्लस क्यू और क्यू नॉट है तब। लेकिन ये मेन तो विभव हमारा ये है कि P जो B बिंदु है वो बहुत दूर है और यहाँ से हम लोग A पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उसके नज़दीक है, बहुत निकटतम हम लोग ने लेट कर लिया है B बिंदु को कि जो A से बहुत निकटतम है, जिसकी दूरी dx है। लेकिन अगर मेन प्लस Q आवेश की बात करें तो वहाँ से x दूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि अल्प दूरी है ना, लिखेंगे अल्प दूरी है ना, अल्प दूरी या अल्प विस्थापन है ना, AB में किया गया कार्य, AB में किया गया कार्य, AB में किया गया कार्य क्या होगा भाई, W बराबर, सर पता है ना F इंटू एस होता है। तो सर हमारा दूरी आज छोटा है तो इसीलिए dx, देख रहे हैं क्योंकि दूरी तो हमने dx लेट किया है, फोर्स भले ही सबका बराबर है ना, है ना। बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, बोलो। और ये जो कार्य है वह भी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सूक्ष्म दूरी है तो सूक्ष्म कार्य भी होगा। सर तनिसा दूरी पे चलना है तो तनिए सा एनर्जी लॉस होगा, तो कार्य भी वही होगा। थोड़ा सा दूरी के लिए है, सूक्ष्म दूरी के लिए है। अगर वही बात करें मेरे भाई, है ना, ये तो सूक्ष्म दूरी के लिए हमने बात किया, अगर मैं पूरा की बात करता तब, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में, तब ये सूक्ष्म दूरी था A पॉइंट तक का। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य के लिए या कुल फ्लक्स के लिए आपको पता है समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ dw बराबर इंटीग्रेट ऑफ f डॉट dx, है ना। यहाँ पे भी डॉट लगा देते, अच्छा डॉट लगा हुआ है, डॉट हटेगा तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद है ना, इधर से तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट। यहाँ पे कुल कार्य आ गया, यानी पूरा कार्य आ गया। इधर देखिएगा तो इंटीग्रेट रहेगा अभी फिलहाल, है ना, dx हो जाएगा और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंगल की बात करेंगे तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पोटेंशियल उधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो 180 डिग्री है, तो यानी लिख देंगे यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा दीजिए एफ डी एक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे थीटा बराबर 180, तो लिखेंगे यहाँ पर से कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। वही -1 यहाँ पे आगे आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके स्टेप में स्टेप आपको नंबर मिलेगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, कूलाम का नियम हम लोग पढ़े हैं, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है Q1, तो Q1 के जगह पे प्लस Q है और Q2 के जगह पे Q0 है ना, तो Q0 बाई आर स्क्वायर। डायग्राम देखो, डायग्राम देखोगे पता लग जाएगा। यह आवेश को हम लोग B पॉइंट से कहाँ लाए, A पॉइंट पे अगर लाते हैं, सूक्ष्मतम दूरी कार्य किए ना, विभव निकाले ना सर, यही ना कार्य किए, देखो ना कार्य किए ना, उसको वहां तक लाने में, यहाँ तक पूरा लाए। अभी सर ये सूक्ष्मतम कार्य था, ये सब सूक्ष्मतम कार्य था, ये इसके बीच का था, है ना, ये बहुत नजदीक में है, लेकिन इसको हमको यहाँ तक लाना होगा, तो यहाँ तक लाए A पॉइंट तक, तो फोर्स भी लगेगा, है ना, दो आवेश आ गया तो फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। बोलिए अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ये दूरी r स्क्वायर ना हो करके यह दूरी x स्क्वायर होगी, क्यों सर, क्योंकि ध्यान दोगे तो यह पॉइंट जो है, देखो ये कितना दूरी है, x स्क्वायर है, कितना दूरी है, x स्क्वायर है। हम लोग B पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, B पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आपका सूत्र था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है। अब यहाँ पर बताना सर x वाला टर्म वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, -K Q0 इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना आता ही होगा, नहीं आता है थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेट ही करना है केवल हो। हाँ तो क्या हो जाएगा भाई,
डब्ल्यू ऑफ ए बी है, डब्ल्यू ऑफ ए बी है माइनस के क्यू बाई, और मेरे भाई एक बात याद रखना, यह जो लिमिट है, एक बात तो लिमिट तो हम लोग दिए ही नहीं, यह बिंदु कहाँ है, अनंत पॉइंट पे है, और हमारा मिनिमम कहाँ है सर, यह ए पॉइंट है ना, जिसकी दूरी क्या है, आर है। तो मैक्सिमम पॉइंट इन्फिनिटी होगा और मिनिमम पॉइंट हमारा क्या होगा, आर होगा। ये चीज़ तो छूट ही गया। तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी और आर है ना, ये तो हमारा लिमिटेड है ना सर, इन्फिनिटी से आर। यही तो बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? देखो है सर बहुत दूर, इन्फिनिटी पे है, अब मिनिमम हम लोग लाते कहाँ तक है, आर तक, यानी ए ही तक ला सकते, उसके आगे तो जा नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर से आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा x के पावर -1, x के पावर -1 में एक जोड़ेंगे और ये नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद है, अपर लिमिट माइनस, ये तो माइनस दे देगा, इधर खत्म कर देगा। यहाँ क्यू नॉट भी है भाई, के क्यू नॉट, क्योंकि ये वाला माइनस देख लो, ये इसके साथ आएगा, प्लस कर देगा। अब यहाँ पर से जो आई वैल्यू वो आ जाएगी 1/x, है ना, ये x के पास -1 आएगा, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, आगे चलिएगा तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर से W ऑफ ए बी बराबर, है ना, जो कार्य है हमारा, वही तो हमारा कार्य ही तो हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कार्य ही तो हमारा विभव कहलाता है, पता है ना, कार्य निकल जाएगा, आसानी से हम लोग विभव निकाल सकते हैं। W ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू नॉट। ठीक है, और वहां पर से क्या हो जाएगा 1/r। ध्यान दीजिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारा 1/r है, लोअर लिमिट रहेगा 1/0। तो यहाँ पर से 1/0 सॉरी 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर से के क्यू नॉट क्या हो जाएगा 1/r -0, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पर से क्या आ गया, के क्यू नॉट बाई आर आ गया। यहाँ पर से W का वैल्यू आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से विभव हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए सर, विभव चाहिए। तो हम लोग V बराबर जानते हैं W ऑफ क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाई आर, मेन बटा में क्यू नॉट बाई 1 लिख सकते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ा दीजिए, नीचे में कुछ नहीं, के क्यू बाई आर। देख सकते हैं ये हमारा जो व्यंजक आया, यही हमारा क्या है दोस्तों, विभव का व्यंजक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, के क्यू बाई आर। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा विभव का व्यंजक हो गया। इसी को हमको लाना था। और एक लाइन यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे में कि v जो होगा मेरे भाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा, v जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। और इसी के लिए, इस लाइन के लिए हम लोग लिखते हैं कि विद्युत विभव जो है वह, है ना, ये लिखते हैं यहाँ पे, विद्युत विभव जो है वह r का व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत विभव r का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन केवल लिखना था, फिर यहाँ पर से आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने बिंदु आवेश को देखा, बिंदु आवेश का क्या है, हमने जो काम किया उसको हमने लिख दिया कि माना कि क्यू आवेश है जो कि r दूरी पर a पॉइंट है स्थित है, और यहाँ से, है ना, प्लस क्यू आवेश से एक b पॉइंट है जिसकी दूरी x है, जहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, अनंत दूरी से प्लस क्यू आवेश आ रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है, वह बिंदु A से सूक्ष्म दूरी पर dx दूरी पर, जो काम हमने किया उसी को लिख दिया। और मेन बात है कि अल्प दूरी यानी अल्प विस्थापन से AB में किया गया कार्य, है ना, इन दोनों के बीच में किया गया कार्य तो बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है सर, तो वो किया। हमको पूरा कार्य चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, मैंने बताया था इंटीग्रेट करने पर पूरे कार्य का आ जाएगा, यानी पूरा का आ जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के दौरान हमारे पास फाइनल आ गया W बराबर क्या आ गया, के क्यू नॉट बाई आर एस आर। फिर यहाँ पर से हमने विभव का फॉर्मूला जानते हैं कि कार्य बटा में आवेश होता है। परीक्षण आवेश हमने लिया था, तो परीक्षण आवेश को ही नीचे रखेंगे और फिर फाइनल हमारे पास आंसर व्यंजक आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ नोट के बारे में, है ना। जो नोट आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट है दोस्तों, पहला नंबर नोट है कि धनात्मक आवेश धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, धनात्मक आवेश ठीक है, धनात्मक आवेश धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। बात यहां तक क्लियर है ना। एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको देख लेना। और तीसरा जो है मोस्ट वीवीआई है, इसको वी कर लो। क्या है वो लिखेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत बिंदु पर, है ना, लिखेंगे, है ना, बिंदु आवेश पर, है ना, लिखेंगे बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण अनंत दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, ये बात ये नोट रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, आप बहुत दूर है, पता नहीं है कि कितना दूर है, पता नहीं है कि कितना दूर है ना। यहाँ पे एक पॉइंट आवेश है, यहाँ पे कोई पॉइंट आवेश है, यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत दूर है, पता नहीं है कि वो आवेश कहाँ है, तो बताओ विभव निकलेगा? नहीं निकलेगा सर। कितना दूर है पते नहीं है, आपको रास्ता पते नहीं, आप चले जाइएगा, कहीं पहुँचिएगा नहीं सर, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात है यहाँ पे, ये चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों समविभीय तल के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? समविभीय तल। समविभीय तल क्या होता है? ठीक है, समविभीय तल। समविभीय तल क्या कहता है, जरा इसके बारे में आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। समविभीय तल, ठीक है, कहता है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल जहां पे विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल जहां पे विद्युत विभव समान हो। जैसे मान लिया जाए कोई ये एक सरफेस है, यह कोई एक विद्युत क्षेत्र का एरिया है, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, और जहाँ हर एक पॉइंट पे एक ही मान का, है ना, जैसे कि यहाँ भी कोई भी पॉइंट पे आप उठाइए, उस पॉइंट पे अगर पूछिएगा कि विभव कितना होगा, 5 वोल्ट बताएगा, तो उस तरीके को एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? समविभीय। मतलब इसी से क्लियर हो रहा है, समान विभव वाला तल, समान विभव वाला तल। तो यहाँ से लिखेंगे विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा तल, लिखिए एक बार, विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा तल। एग्जाम में आता है समविभीय तल से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र का ऐसा तल विद्युत क्षेत्र का ऐसा तल जिसमें ऐसा तल जिसमें
जिसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो तो उस तल को समविभीय तल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख ही रहा है, समविभीय तल कहते हैं। बात क्लियर हुआ? समविभीय तल के कुछ गुण हैं जिसको आपको जानना होगा, लिखना पड़ेगा हमको यहां पे। समविभीय तल के गुण, समविभीय तल के गुण क्या कहलाता है मेरे भाई? तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे कहलाता है समविभीय तल के पहला पॉइंट गुण कि समविभीय तल एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, लिखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना होगा कि समविभीय तल है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, समविभीय तल में प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु की बात कर रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, प्रत्येक विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि समविभीय तल में विभवांतर 0 हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान दोगे, अगर मैं कहूं जैसे ये पॉइंट है, ये हमारा किसी भी पॉइंट पे इक्वल होगा, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहेंगे विभव का अंतर क्या होगा, विभवांतर क्या होता है, विभव के अंतर को 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से हम लोग कहेंगे कि समविभीय तल में विभवांतर का मान 0 होता है। और सर जब विभवांतर 0 तो कार्य भी 0, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश। तो जब विभवांतर ही 0 तो 0 में आवेश से गुना करें, कितनों कूलम आवेश रख दीजिए, वो 0 ही हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ लिखेंगे समविभीय तल में किया गया कार्य शून्य होता है। हो गया? बोलिए, इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? सर ये कुछ गुण थे समविभीय तल के, अब कुछ नोट रहेंगे। कुछ नोट कहने का मतलब एक नोट समझाएंगे, बाकी नोट आप लोग खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नोट नंबर 1, नोट एक ही को लिखाएंगे, बाकी आप लोग को 3 गो नोट अपने से खुद से बनाना होगा। देखिए, लिखिएगा समविभीय। देखिए, समविभीय तल का एक खासियत है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में हो। देखिए लिखिएगा, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो पूछेगा कि समविभीय तल किस डायरेक्शन में होगा। समविभीय तल किस डायरेक्शन में होगा, किस दिशा में होगा? तो याद रखना, जो लिख दिए हैं उसको हटा दीजिए। 3 डायरेक्शन होता है, 3D मॉडल होता है ना, एक्स वाई जेड। अगर एक्स लिख दिए हैं तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, समविभीय तल जो है दोस्तों वाई जेड में होगा, है ना, वाई जेड। एक्स से हो गया तो वाई
जेड एक्स वाई जेड अक्ष की दिशा में होगा। बात समझ में आई? अगर कहेगा कि सर एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, समरूप विद्युत क्षेत्र अगर वाई अक्ष की दिशा में है तो समविभीय तल जेड एक्स हो जाएगा, है ना। अगर वाई में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट वाई में होगा तो समविभीय तल जो होगा वह क्या होगा, इसमें हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर जेड में बोल रहा है सर, आई जेड में है, यानी समरूप विद्युतीय क्षेत्र अगर जेड दिशा में है तो जो हमारा समविभीय तल है वो हमारा किस में हो जाएगा, जेड को छोड़ दो, एक्स वाई में हो जाएगा। तो यहाँ तक से आप लोगों को क्लियर हुआ बात, है ना। और एक और नोट है कि समविभीय तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। एक और दूसरा नोट यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है, लिखेंगे दूसरा नोट ये रहेगा कि समविभीय तल के प्रत्येक बिंदु पर, समविभीय तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह तल के लंबवत होती है। ये हमारा कुछ नोट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। खूब सारा प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्लास भी करेंगे। हमारा पिछला क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे स्थिर वैद्युत परीक्षण, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। नेक्स्ट वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करेंगे और धीरे धीरे हम आपको कंप्लीट फिजिक्स का वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो सके और बिहार बोर्ड में आप 70 में 70 का टारगेट अचीव कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो 30 मार्क्स होता है वो आपके स्कूल से असूलिंग से मिलता है, जैसा आपका स्कूल का वीएबो, जैसा आप प्रैक्टिकल दोगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है नंबर। फिलहाल हम लोग को 70 में 70 का टारगेट रखना है। फिर बहुत जल्द आपको केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।